मंच पर बैठे हुए सम्मानित अतिथि, एडिटर्स गिल्ड और इंदौर प्रेस क्लब के वरिष्ठ प्रतिनिधि, श्रवण जी जो इंदौर की पत्रकारिता की जो पुरानी परंपरा है उनके एक तरह से दिग्गज हैं और हम सब के मार्गदर्शक हैं। इंदौर में यहाँ उपस्थित सभी दोस्तों, श्रवण जी ने मुझे एक दुविधा में डाला है। उन्होंने ये कह दिया कि मेरी असली जड़ जो है वो कहीं ना कहीं या तो प्रादेशिक पत्रकारिता में होनी चाहिए या हिंदी पत्रकारिता में होनी चाहिए। मैं ऐसे ही एक्सीडेंट से अंग्रेज़ी पत्रकारिता में आ गया हूँ और फिर जब आप इंदौर आते हैं तो फिर हिंदी में तो बात करनी ही पड़ेगी। मेरी हिंदी श्रवण जी जो भी कहें इतनी अच्छी नहीं है। ये बात अच्छी है कि जब वो पहले भास्कर में थे उन्होंने ख्याल रखा कि जब भी मैं कोई आर्टिकल लिखता था उसकी ट्रांसलेशन अच्छी होती थी, इसलिए लोगों को लगा कि मेरी भी हिंदी अच्छी है, लेकिन वो ट्रांसलेशन हिंदी हुआ करती थी। इंदौर में आना मैं बहुत पसंद करता हूँ 3 कारणों की वजह से। एक तो इंदौर में जो पोहे मिलते हैं वो मेरे महाराष्ट्र में नहीं मिलते। दूसरी बात, मेरे पिताजी जो क्रिकेटर हुआ करते थे उनके एक तरह से आइडल हुआ करते थे सीके नायडू और मुश्ताक अली, तो जब भी मैं आता हूँ मुझे उनकी याद बहुत आती है। और तीसरी बात जो है कि इंदौर में एक पत्रकारिता की जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, बहुत कम ऐसे शहरों में। और इंदौर प्रेस क्लब ने जो किया है, मैं क्योंकि आपने बुलाया इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता किसी और प्रेस क्लब ने इतनी जिम्मेदारी से पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब रहा सवाल टेलीविजन का। आजकल के ज़माने में टेलीविज़न को कोसने की बहुत आदत है। आप लोग टेलीविज़न देखते हैं लेकिन हमें बहुत कोसते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर आपको इतना नापसंद है और जो एंकर है इतने नापसंद है, आप समझते हैं हम लोग बायस्ड हैं, हम बिके हुए हैं, कई गालियां देते हैं, खास करके ये जो नई सोशल मीडिया है जहां कोई बगैर अपना नाम दिए हुए गाली देकर निकल जाता है। एक ऐसे दुनिया में फिर आप कि हमारी विश्वसनीयता क्या इतनी कम हो गई है, कमजोर हो गई है, लेकिन लोग देखते हैं जरूर। यानी एक तरफ आप टीवी देखना चाहते हो लेकिन दूसरी तरफ उसे कोसना भी चाहते हो। ये एक पक्यूलर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया है। और ये एक स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो हम हर व्यक्ति में मैं देखता हूं कि जो गलत हो रहा है देश में, आप कहते हैं यार कैसे, ये सब आप मीडिया वालों की वजह से हो रहा है। करप्शन हो रहा है मीडिया वालों की वजह से हो रहा है, आतंक हो रहा है तो मीडिया वालों की वजह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम एक टारगेट प्रैक्टिस बन गए हैं। आज श्रवण जी ने भी 1-2 चीजें कही, एक तरह से टारगेट प्रैक्टिस कर दी हम पर कि जो मीडिया का जो स्तर है वो गिरा हुआ है। कहीं ना कहीं कई चीजें जो हुई है वो गलत है। उनकी बात से मैं डिनाई नहीं करता, जो उन्होंने कहा वो बहुत हद तक सही है। इस महीने मेरे 25 साल हो रहे जर्नलिज्म में और मैं समझता हूं कि बहुत कुछ बदला है। 1988 और 2013 में जमाना बदल गया है। जब हम टेलीविजन में आए, प्रिंट में आए, तब दूरदर्शन के अलावा और कोई टीवी चैनल नहीं हुआ करता था। त्रिपुरारी शरण अगर तब होते तो वो नंबर 1 किंग होते, हम लोग तो पीछे बैठा करते। 1994 में मैं जब टीवी में आया तब एक गवर्नमेंट अधिकारी ने तो हमारे प्राइवेट प्रोग्राम, आधे घंटे के प्रोग्राम को उस प्रधानमंत्री कार्यालय के व्यक्ति ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने उस समय हमारा प्रोग्राम 9 बजे जाने वाला था, पहली बार डीडी मेट्रो पर। उस व्यक्ति ने फोन करके कहा कि टेलीविजन, दूरदर्शन जो है वो गवर्नमेंट की मोनोपोली है, आप प्राइवेट लोग इस पर नहीं कुछ चला सकते। हमारे प्रोग्राम का नाम था न्यूज टुनाइट। उसने 2 घंटे में उस व्यक्ति ने उस न्यूज वर्ड को हटाकर उस प्रोग्राम को चलाया, क्योंकि हमने वो न्यूज वर्ड हटाकर उसको टुनाइट बनाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि टेलीविजन पर केवल गवर्नमेंट की मोनोपोली हुआ करती है। अच्छी बात है कि वो जो व्यक्ति है वो आंध्र प्रदेश का आईएएस ऑफिसर है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही 25 प्राइवेट न्यूज चैनल आ चुके हैं।
तो मैं चाहता हूं कि जब वो रोज सुबह उठता होगा वो देखता होगा इतने प्राइवेट न्यूज चैनल आज आ गए हैं। आज की भारत में 398 प्राइवेट न्यूज चैनल्स चल रहे हैं जिनको लाइसेंस है। इसके अलावा कई केबल चैनल्स हैं। एक रेवोल्यूशन आया है, एक क्रांति आई है। और आप सोचिए कि 1994 के बीच में का भारत और आज का भारत, बहुत कुछ बदला है। उसमें लिबरलाइजेशन के साथ एक बड़ी चीज जो बदली है वो टेलीविजन थी। जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तब अगर टीवी देखते थे तो वही 2-3 प्रोग्राम हुआ करते थे। अगर आप सरकार में थे तो आपका चेहरा दिखता था, अगर आप विपक्ष में थे तो कोई आपको देखता नहीं था। उस टेलीविजन के जमाने में और आज के टेलीविजन के जमाने में फर्क देखिए। 1993 में लातूर में अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, कोई टेलीविजन नहीं था। हम वहां पहुंचे, हमें 3 या 4 दिन लगे कि लातूर में कितनी भयानक चीज हुई है लोगों तक पहुंचाने के लिए, कि 20,000 लोग मरे हैं। आज उत्तराखंड हो या सिक्किम हो या सुनामी हो, 1 घंटे में पूरे देश को आप एकजुट कर सकते हैं, एक नेशनल ट्रेजेडी बना सकते हैं। इसमें टेलीविजन का रोल है, क्योंकि अब कोई ऐसी जगह नहीं रह गई है। किसी ने एक जोक कहा कि अगर आप चांद पर जाएंगे तो वहां कहीं ना और कुछ नहीं मिलेगा, टेलीविजन का एक रिपोर्टर जरूर मिलेगा कि कैसे लगता है आपको चांद पहुंचते। दुनिया बदल गई है, कोई ऐसी जगह नहीं रह गई जहां आप बचकर निकल पाते हैं। ये जो हम पब्लिक में ये जो कैंडल लाइट प्रोटेस्ट देखते हैं, या ये लोगों में जो गुस्सा देखते हैं, दिल्ली में जब बलात्कार होता है, या अब भी जब ऑर्डिनेंस सरकार ने लाया है जिसमें करप्शन में जो नेता है वो बच सकते हैं, जो एक पब्लिक एंगर है, वो कहीं ना कहीं टेलीविजन उसका एक आईना बना है, एक जरिया बना है जो सरकार को कहता है ये ऑर्डिनेंस हटाइए, या बलात्कारियों के खिलाफ आप एक तरह से एक मुहिम चलाइए। ये एक टेलीविजन की देन है। टेलीविजन ने एक तरह से एक क्रांति लाई है। टेलीविजन ने एक तरह से देश को एकजुट किया है। टेलीविजन ने कहीं ना कहीं एक पत्रकारिता में जो एक पैशन हुआ करता था वो एक बार फिर उजागर किया है। ये पॉजिटिव्स हैं। हमारा जो देश है वो 50-50 कंट्री है। इतिहासकारी जो रामचंद्र गुहा है वो इंडिया को 50-50 कंट्री बताते, बिल्कुल सही है। ग्लास जो आपका होता है वो आधा भरा हुआ होता है, आधा खाली भी होता है। तो टेलीविजन ने एक तरह से एक क्रांति लाई है, लेकिन साथ साथ अगले लेवल तक हम नहीं पहुंच पाए हैं और हमारे सामने 2 बड़े चुनौतियां हैं। एक जो श्रवण जी ने जिक्र की वो थी क्राइसिस ऑफ ओनरशिप, और दूसरी क्राइसिस ऑफ कंटेंट, कि क्या दिखाएंगे। ये 24 घंटे का जो जानवर आपने पैदा किया है, जो जंगल में चला गया है, उस जंगल में उस जानवर क्या दिखाता है, उस पर आप कुछ काबू लाना चाहेंगे या किस डायरेक्शन में यह जा रहा है। मैं ओनरशिप पे फिर बाद में आता हूं, लेकिन पहले कंटेंट की बात करते हैं। आज देखिए क्या हो रहा है टीवी पे, लेकिन दोनों में कनेक्शन है, कहीं ओनरशिप और कंटेंट में कनेक्शन है, और वो उस पर भी मैं आऊंगा। ओनरशिप की अगर जब हम बात करें, आज कौन जा रहा है टेलीविजन। आप समझते ये जो 398 चैनल है वो पैसा बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। उनसे 5% से कम ऐसे चैनल हो गए जो मुनाफा बना रहे हैं, सब घाटे में है। तो क्यों लोग जा रहे हैं इस टेलीविजन में? कौन से लोग टेलीविजन चैनल आजकल चला रहे हैं? रियल एस्टेट में जो लोग हैं, नेता जिनके पास काला धन है, केबल ऑपरेटर्स जो हैं, क्योंकि इस पूरे रेवोल्यूशन में अगर किसी ने असली पैसा बनाया वो केबल ऑपरेटर ने बनाया। इस देश में एक नई परंपरा है कैरेज फीस, जहां अगर आप अपना चैनल दिखाना चाहे आपको केबल ऑपरेटर को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ये केबल पर चल रहा है इसलिए शायद ये लोग एडिट करेंगे, लेकिन फिर भी बात ये सही है कि सबसे ज्यादा पैसे अगर पिछले 20 साल में किसी ने बनाए वो केबल ऑपरेटर ने बनाए। और हुआ क्या कि अब पिछले 10 साल में ऐसे लोग इस प्रोफेशन में आ गए हैं जो कंट्रोल करते हैं। मैं असम में था कुछ महीने पहले, 10 चैनल वहां नॉर्थ ईस्ट के आए गए हैं, उसमें से 8 चैनल पॉलिटिशियन चलाते हैं। बिहार जाइए 10 चैनल है, उसमें 8 चैनल बिल्डर चलाते हैं।
अब कोई चिकन फार्म जो चलाता है वो अब आ गया है, उसने भी चैनल चलाया है। चिकन फार्मर, पोल्ट्री फार्मर जो है उसने अब चैनल चलाया, क्योंकि चैनल में आपको रिस्पेक्ट मिलता है जो शायद अगर आप बिल्डिंग इंडस्ट्री में है, रियल एस्टेट में है, आपको नहीं मिलता। तो चलिए चैनल चलाते हैं, काला धन वहां लगाते हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल जो है इस पूरे टेलीविजन का वो धीरे धीरे खत्म हुआ है। इसको आप, ये जो बिजनेस मॉडल है, क्यों आ रहे हैं ये जो बड़े उद्योगपति जिसका जिक्र किया, क्यों आते हैं? अब वो आते हैं क्योंकि उनके पास वो ताकत है और हम में वो ताकत नहीं है कि हम उन्हें रोक सके। 95% जो हमारे रेवेन्यूज है आज टेलीविजन में वो एडवर्टाइजिंग से आते हैं। अमेरिका में 60% जो रेवेन्यू है सब्सक्रिप्शन से आते हैं, यानी अगर आप कोई चैनल देखना चाहते हैं तो आपको उस चैनल के लिए पैसे देने पड़ते हैं। यही देश है जहां हर चीज हम मुफ्त में चाहते हैं। 300 रुपए में हम 250 चैनल चाहते हैं, कैसे चलेगा?